Hello, entrepreneurs. Welcome to our channel. So, we have started our series for class 12 Indian Economic Development, chapter wise previous year question paper series. So, now why this series is important? क्योंकि सीबीएसई के कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं जो हर साल रिपीट होते हैं. कभी एमसीक्यू, कभी डिस्क्रिप्टिव, कभी केस बेस्ड, पर ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हर साल रिपीट होते ही हैं. तो अगर आपने पिछले 5 साल के पेपर्स को डिटेल से कवर किया है तो इजिली यू कैन स्कोर 70 आउट ऑफ 80 मार्क्स. ओके, पर द प्रॉब्लम इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारे पास पिछले 5 साल के पेपर्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आज से कुछ साल पहले तक क्लास 12 में माइक्रो एंड मैक्रो से क्वेश्चन बनाए जाते थे, लेकिन कुछ साल पहले ही माइक्रो को रिप्लेस किया गया विद द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो हमारे पास बस पिछले 3 साल के सिस्टमैटिक पेपर्स अवेलेबल हैं, जिसके हम सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो भी आज तक पूछे गए हैं. तो पिछले 3 साल में हर एक सेट में सीबीएसई ने जो भी क्वेश्चंस किए हैं चैप्टर वाइज, वो हम इस सीरीज में कवर करने वाले हैं. तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5, दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. तो इस चैप्टर से सीबीएसई ने आज तक जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं वो सारे हम कवर करेंगे. लेकिन स्टार्ट करते हैं इस फर्स्ट स्लाइड से. यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स लिखे हैं उसमें एक भी पीवाईक्यू नहीं पूछा गया है. ओके, तो सबसे पहला टॉपिक क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, देन प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एजुकेशन वर्सेस लिटरेसी, importance and objectives of education, government expenditure on education, education is still challenging, then difficult to assess the impact of human capital on economic growth. इसमें से difficult to assess the impact of human capital on economic growth, then education is still challenging, देन प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी कुछ कुछ चीजें आपकी पूछी जा सकती हैं. तो इस सीरीज के एंड में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हर एक चैप्टर के वो टॉपिक्स जो आज तक नहीं पूछे गए हैं बट चांसेस है कि वो इस बार पूछे जा सकते हैं, उसको हम एक साथ कवर करेंगे. तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक को डिस्कस कर रहे होंगे जो सीबीएसई ने पीवाईक्यूज में पूछा है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा रिपीट होने के चांसेस हैं. स्टार्ट करते हैं. पहला टॉपिक, व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल. Now, human capital refers to the stock of skills and expertise in a country at a particular point of time. किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारी पूरी कंट्री में कितने स्किल्ड और कितने एक्सपर्ट पीपल हैं उसके स्टॉक को हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल. द स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टीज. हालांकि ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है कि हमारी कंट्री में कितनी स्किल्स और कितनी एक्सपर्टीज है उसे काउंट करना. बट द प्रॉब्लम इज कि हम स्किल्स को काउंट नहीं कर सकते कि आपके पास 10 ग्राम है, आपके पास 100 ग्राम स्किल्स है, ऐसा पॉसिबल नहीं है. तब क्या करते हैं? स्किल्ड पीपल को काउंट करते हैं, पर्सन को काउंट करते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी कंट्री में आज के टाइम पे अगर 10,000 डॉक्टर्स हैं तो हम कहेंगे 10,000 ह्यूमन कैपिटल है. तो स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टीज इन अ कंट्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. मैक्रो में आपने पढ़ा होगा कि दो तरह की क्वांटिटीज होती है, एक स्टॉक और दूसरा फ्लो. स्टॉक क्वांटिटीज वो होती है जिसे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट किया जाता है, जबकि फ्लो क्वांटिटीज ऐसी होती है जिसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, साल भर के अंदर, महीने के अंदर या फिर एक हफ्ते के अंदर, ऐसा पीरियड ऑफ टाइम पे कैलकुलेट किया जाता है. तो ये क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एग्जैक्टली आज फॉर एग्जाम्पल अगर 4 तारीख है तो एग्जैक्टली आज 4 मार्च 2026 के रात को 10 बजे पूरी कंट्री में कितनी स्किल्स और कितनी एक्सपर्टीज है, इसके स्टॉक हम क्या कहते हैं? ह्यूमन कैपिटल. ना इसका मेन फोकस होता है इकोनॉमिक ग्रोथ पर. तो इसका मेन फोकस क्या है कि कंट्री में जितने लोग हैं उनको स्किल्स एंड एक्सपर्टीज प्रोवाइड की जा सके, ताकि वो जो लोग हैं वो हमारी इकोनॉमिक के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सके. तो आपको स्किल्स एंड एक्सपर्टीज देना ताकि इन रिटर्न आप हमारे इकोनॉमिक को आगे बढ़ा सको, दैट इज ह्यूमन कैपिटल. तो इसका मेन फोकस क्या होता है? इकोनॉमी की ग्रोथ. फिर आता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो एजुकेशन पे या हेल्थ पे, तो ये सबसे मेन सोर्सेस है टू इम्प्रूव द ह्यूमन कैपिटल. तो स्किल्स एंड एक्सपर्टीज को बढ़ाने का या उस स्टॉक को इंक्रीज करने का काफी सारे और भी सोर्सेस हैं, लेकिन जिसमें से एजुकेशन एंड हेल्थ बेस्ट और सबसे प्राइमरी सोर्सेस होते हैं. फिर हम बात करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट के अंदर ह्यूमंस को माना जाता है एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. दैट मीन्स हमारी कंट्री में प्रोडक्शन कितना होने वाला है ये कौन डिसाइड करेंगे? यहाँ के ह्यूमंस और उनकी स्किल्स. जितनी ज्यादा स्किल्स होंगी प्रोडक्शन उतना बढ़ेगा, स्किल्स अगर कम है तो प्रोडक्शन कम होगा. एग्जाम्पल, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, हर वो लोग जिनके अंदर कुछ स्किल्स हैं या एक्सपर्टीज है, उसे हम कहते हैं हमारी कंट्री का ह्यूमन कैपिटल. ओके,
फिर हम बात करते हैं पहले ह्यूमन डेवलपमेंट की। नाउ ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब भी सेम होता है, बस ये थोड़ा सा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। जो ह्यूमन कैपिटल है वो छोटा कॉन्सेप्ट है, पर ह्यूमन डेवलपमेंट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। Now, इसमें भी हम क्या देखते हैं, द स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टीज। लेकिन ये किसके लिए है? फॉर इम्प्रूविंग द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ अ पीपल। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्किल्स एंड एक्सपर्टीज दी जा रही है ताकि आप इकोनॉमी की ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूट कर सको, तो हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? ह्यूमन कैपिटल। पर अगर आपको स्किल्स एंड एक्सपर्टीज दी जा रही है ताकि आपका सोशल वेलबींग हो, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो, या आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो, तो ये क्या हो जाएगा? ह्यूमन डेवलपमेंट। तो दोनों में स्किल्स एंड एक्सपर्टीज की बात होती है, दोनों में स्किल्स एंड एक्सपर्टीज को बढ़ाना होता है। लेकिन कैपिटल का मेन फोकस क्या होता है? इकोनॉमी का ग्रोथ। तो आपको स्किल्स देनी है ताकि आप इन रिटर्न इकोनॉमी को ग्रो कर सको। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट में आपको स्किल्स देनी है ताकि आपका खुद का भला हो सके, आपका खुद का वेलफेयर हो सके। तो वो क्या होगा? ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर इसको नैरो कॉन्सेप्ट बात करें, माइक्रो लेवल पे बात करें, तो अगर आपको आपके पेरेंट्स पढ़ा लिखा रहे हैं ताकि इन फ्यूचर आप घर की सारी जिम्मेदारी उठा सको, आप पैसा कमा के उन्हें खिला सको, तो वो क्या जनरेट कर रहे हैं? ह्यूमन कैपिटल। लेकिन अगर वो आपको पढ़ा लिखा रहे हैं ताकि आप अच्छे इंसान बन सको, ताकि अंदर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करे, तो वो क्या क्रिएट कर रहे हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, तो यहाँ पर भी स्किल्स एंड एक्सपर्टीज की बात होती है, बट फॉर इम्प्रूविंग द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। तो यहाँ पर हम एजुकेशन, हेल्थ, इन सब की बात करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं। लेकिन इसका मेन फोकस क्या होता है? ह्यूमन वेलफेयर एंड ह्यूमन वेल बींग। तो आपको स्किल्स एंड एक्सपर्टीज देना ताकि आपके खुद का वेलफेयर और वेलबींग पॉसिबल हो सके, या आपकी पर्सनैलिटी डेवलप कर सके। फिर आता है इट्स अबाउट गिविंग पीपल मोर चॉइसेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ, ताकि आपको लाइफ में ज्यादा चॉइसेस एंड अपॉर्चुनिटीज मिले। इसके अलावा अभी तक एक टॉपिक नहीं पूछा गया है, बट वो रिलेटेड है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, और ये हमारे चैप्टर का नाम भी है। तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है? स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टीज। बट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है नेट एडिशन टू द स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टीज। इसका मतलब क्या होता है? क्या एट प्रेजेंट हमारी कंट्री में कितने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या टीचर्स हैं, उन सबके स्टॉक ऑफ क्या कहेंगे? ह्यूमन कैपिटल। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी प्रेजेंट में हमारी कंट्री में 10,000 डॉक्टर हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ह्यूमन कैपिटल। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि कितना हर साल एडिशन कितना हुआ। तो पिछले साल अगर 10,000 था और इस साल अगर 12,000 है, तो नेट एडिशन कितना हो जाएगा? 2,000 का। तो हम क्या कहेंगे? इस साल हमारे पास ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन 2000 का हुआ, तो 2000 डॉक्टर्स बड़े हैं। तो स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज इज ह्यूमन कैपिटल, बट एवरी ईयर जो इसमें एडिशन होता जा रहा है, दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, फिर हम बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच के डिफरेंस की। तो मीनिंग हमने अभी देखा, इट इज अ स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टीज फॉर अर्निंग इनकम, ताकि आप इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाओ। इसमें भी स्किल्स एंड एक्सपर्टीज होती हैं, बट फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। देन एक छोटा कॉन्सेप्ट है, नैरो कॉन्सेप्ट है, और ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, बड़ा कॉन्सेप्ट है। फिर अब बात करते हैं फोकस। तो इसका मेन फोकस क्या होता है? इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिक ग्रोथ। जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट का मेन फोकस होता है पर्सन के खुद का वेलफेयर और उसकी वेलबींग। ओके, तो इससे एमसीक्यूज भी दो बार तो पूछे जा चुके हैं पिछले 3 साल में। और वो था कि वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जिससे आपकी स्किल्स एंड एक्सपर्टीज प्रोवाइड करने से पर्सन का वेलबींग या वेलफेयर इंश्योर होता है। तो स्किल्स प्रोवाइड की जा रही है, दैट मीन्स या वो ह्यूमन कैपिटल होगा या तो ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। अगर उस स्किल से इकोनॉमिक ग्रोथ आती तो ह्यूमन कैपिटल चूज करते, पर उस स्किल से क्या आ रहा है? आपका डेवलपमेंट हो रहा है, आपका वेलबींग हो रहा है, सोशल वेलफेयर हो रहा है, तो दैट मीन्स वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? ह्यूमन डेवलपमेंट। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। नाउ ये क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट पूछा गया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल। कुछ तोड़ मोड़ करके नहीं, कोई एमसीक्यू नहीं, कुछ भी नहीं, डायरेक्टली डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, और वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो यहाँ पर आप इसको याद रख सकते हो विद द ट्रिक, बट वो ट्रिक थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकती है, पर इसको आप गलत तरीके से नहीं लेंगे। स्टडीज के पर्पज से है, याद करने के पर्पज से है, तो आप सिर्फ इसको याद ही रखेंगे। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी MSD मोटा। ओके, MSD में M से हो जाएगा मीनिंग। नाउ मीनिंग मतलब फिजिकल कैपिटल की मीनिंग क्या हो जाएगी? इट इज अ प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन उसे कहते हैं जो आपको फर्दर प्रोडक्शन करने में हेल्प करे, और प्रोड्यूस्ड मतलब बनी हुई चीज। ऐसी चीज इसको आपने बनाया है ताकि वो और प्रोडक्शन करने में हेल्प करे, उसे कहते हैं फिजिकल कैपिटल। इतना घुमा फिरा के नहीं बोले, सिंपल भाषा में बोले तो मशीन्स।
तो मशीन्स मतलब ऐसी प्रोड्यूस थिंग जो कि आपके और प्रोडक्शन में हेल्प करेगी, उससे आप क्या कहते हैं, फिजिकल कैपिटल। जबकि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, इट इज अ स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज। ओके, तो ये आपकी फिजिकल कैपिटल आपकी मशीन्स है, आपके प्लांट्स है, या फिर कोई भी फिक्स्ड एसेट है जो आपकी फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। लेकिन ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टीज। ऐसे हो जाएगा सेपरेशन ऑफ ओनरशिप, सेपरेशन फ्रॉम ओनर। तो फिजिकल कैपिटल को सेपरेट किया जा सकता है फ्रॉम द ओनर। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई मशीन बनाई है तो आप मुझसे वो मशीन अलग करके ले जा सकते हो, लेकिन ह्यूमन कैपिटल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द ओनर। तो अगर मैंने लाइफ में कुछ स्किल्स सीखी है, कुछ एक्सपर्टीज गेन की है, तो आप मुझसे वो स्किल्स छीन कर ले नहीं जा सकते। एट मैक्सिमम आप मुझसे वो स्किल्स सीख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर मैं स्किल्स आपको सिखाऊंगी तो मेरी खत्म हो जाएगी, तो आप मुझसे वो अलग करके नहीं ले जा सकते। फिर आता है डी से डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी फिक्स्ड एसेट को लगातार यूज करते जाते हो तो उसकी वैल्यू गिरती जाती है। तो फिजिकल कैपिटल पे डेप्रिसिएशन लगता है, इट कैन नॉट बी अवॉइडेड। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई मशीन आप यूज भी कर रहे हो और उसकी वैल्यू गिर नहीं रही है। तो आपने 5 लाख की मशीन खरीदी थी, अब आप उसको 1 साल हो चुका यूज करते करते, तो अब उसकी वैल्यू गिर के अब शायद 2 या 3 लाख बची हो। तो ये क्या होता है, इस पे डेप्रिसिएशन लगता है, इट कैन नॉट बी अवॉइडेड। ह्यूमन कैपिटल पे भी डेप्रिसिएशन लगता तो है बिकॉज ऑफ एजिंग। तो फॉर एग्जाम्पल अभी आपके अंदर जो स्किल्स है, जो एक्सपर्टीज है, जैसे आप बूढ़े होते जाओगे वो स्किल्स रिड्यूस होती जाएगी। आपका दिमाग उतने अच्छे से काम नहीं करेगा, उतनी एफिशिएंटली चीजें याद नहीं रहेंगी, तो आपका जो स्किल्स एंड एक्सपर्टीज है वो रिड्यूस हो जाएगा विथ टाइम ड्यू टू एजिंग। बट इट कैन बी अवॉइडेड विथ प्रॉपर डाइट, न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज। लेकिन अगर आप प्रॉपरली डाइट फॉलो कर रहे हो, अपने आप को हेल्दी रख रहे हो, प्रॉपर हर रोज आप एक्सरसाइज करते हो, तो उस डेप्रिसिएशन को अवॉइड किया जा सकता है। तो अगर आप देखेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री में कितने सारे एक्टर्स हैं, कितनी एक्ट्रेसेस हैं जो कि बिल्कुल फिट है, लगता ही नहीं को 60-70 साल के हो गए होंगे, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर अपने डाइट पर, अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया है। तो इट कैन बी अवॉइडेड बाय द प्रॉपर न्यूट्रिशन। फिर आता है MO, मो से हो जाएगा मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नाउ फिजिकल कैपिटल जो है वो कंप्लीटली मोबाइल होता है एक्सेप्ट फॉर द ट्रेड बैरियर्स। इसका मतलब क्या है कि आप चीजों को, मशीन्स को किसी भी कंट्री में कहीं पर भी यहाँ वहां भेज सकते हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। बस इसका एक लौता जो एक्सेप्शन है वो क्या है, ट्रेड बैरियर्स। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अपनी कंट्री की कोई मशीन एक्सपोर्ट करनी है तो मैं इजिली कहीं भी कर सकती हूँ, चाइना में, जापान में, USA में, कहीं भी। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कंट्री ने बैन किया हुआ, जैसे चाइना ने अगर बैन कर दिया कि इंडिया के कोई भी प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पर नहीं आएंगे, तो वो एक लौता ऐसा बैरियर है जब मेरे प्रोडक्ट्स वहां पे नहीं जा पाएंगे। वरना अदरवाइज जो फिजिकल कैपिटल होता है वो परफेक्टली मोबाइल होता है। ह्यूमन कैपिटल जो है वो परफेक्टली मोबाइल नहीं होता है। आप स्किल्स को यहाँ से वहां ट्रांसफर नहीं कर सकते कि मैं यहाँ पे रहूँ और मैं स्किल्स कहीं और भेज दूँ, पॉसिबल नहीं है। और इवन अगर आप पर्सन की भी बात करें कि अगर स्किल्ड पर्सन यहाँ से वहां ट्रेवल कर सकता है, तो हाँ कर सकता है, पर वो परफेक्टली मोबाइल नहीं है, क्योंकि चीजों को भेजना यहाँ से वहां बहुत ज्यादा आसान है। पर्सन का यहाँ से वहां जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो अगर मुझे USA में अपना सामान एक्सपोर्ट करना है या फिर मुझे USA खुद घूमने जाना है, तो दोनों में से इजी क्या हो जाएगा, सामान एक्सपोर्ट करना रेदर देन खुद वहां पे घूमने जाना। ओके, तो यहाँ पर अगर आप पर्सन की बात नहीं करें, स्किल्स की बात करें, तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। चीजों को यहाँ से वहां किया जा सकता है, स्किल्स को यहाँ से वहां ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। फिर आता है TA से हो जाएगा टेंजिबिलिटी। टेंजिबिलिटी का मतलब होता है इट कैन बी सीन और टच्ड, आप उसको देख सकते हो या टच कर सकते हो या नहीं। तो फिजिकल कैपिटल इट कैन बी सीन और इट कैन बी टच्ड। तो जो मशीन्स होती है वो दिखती भी है, आप उसे टच भी कर सकते हो। पर ह्यूमन कैपिटल कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी टच्ड। तो मेरे अंदर स्किल्स है या नहीं वो आपको सिर्फ देखकर पता नहीं चलेगा। तो इट कैन नॉट बी सीन और आप उसे टच भी नहीं कर सकते, तो इट इज इनटेंजिबल। ओके, तो MST मोटा से क्या हो जाएगा, M से मीनिंग। ये आपकी प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, दैट इज स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टीज। सेपरेट नहीं, सेपरेट किया जा सकता है, सेपरेट नहीं हो सकता। डेप्रिसिएशन अवॉइड नहीं कर सकते, डेप्रिसिएशन अवॉइड किया जा सकता है। मोबिलिटी होती है, कम होती है। ये टेंजिबल है, ये टेंजिबल नहीं है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक, द सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें जो एक आध सोर्सेस है जो पूछे जा चुके हैं, एक आध सोर्सेस है जो कभी नहीं पूछे गए, पर क्योंकि ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि 3 साल के पेपर में 3 अलग अलग सोर्सेस पूछे जा चुके हैं, तो नाउ उसकी चांसेस है कि वो बाकी के 3 भी अब पूछ लेगा। तो हम सारे 6 के 6 जो सोर्सेस हैं वो कवर कर लेते हैं। तो सोर्सेस का मतलब क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब स्किल्स और एक्सपर्टीज को एडिशन,
अब उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारी कंट्री में और ज्यादा स्किल्ड पीपल हो, एक्सपर्ट पीपल हो, तो उस स्टॉक को कैसे क्रिएट किया जा सकता है। तो इसके सोर्सेज को आप याद रख सकते हो विद द ट्रिक हाई एटीएम। एच से हो जाएगा एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एच से हेल्थ। आई से एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, आई से इंफॉर्मेशन। देन ई से हो जाएगा एजुकेशन, तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। खर्चा सब में ही है, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। तो हाई से क्या हो जाएगा, हेल्थ, इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन। देन ए से हो जाएगा एडल्ट्स के लिए स्टडी प्रोग्राम्स, टी से ट्रेनिंग, देन एम से माइग्रेशन। ओके, तो हाई एटीएम, हेल्थ, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, एडल्ट स्टडी प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग एंड माइग्रेशन। तो डिटेल से इसको कवर करते हैं। पहला आता है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। हेल्थ पर एजुकेशन जरूरी क्यों है? बिकॉज इट इज सेइंग दैट साउंड माइंड डिसाइड इन अ साउंड बॉडी। तो अगर आपकी जो बॉडी है अगर वो हेल्दी है तो आपकी जो दिमाग होगा वो भी अच्छे से काम करेगा, एफिशिएंटली वर्क कर पाओगे। लेकिन ऑब्जर्व करो, अगर आप बहुत बीमार हो, आपकी फीवर है बहुत ज्यादा, तो आप चाहकर भी उतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाओगे, उतनी अच्छे से आप प्रोडक्टिवली काम नहीं कर पाओगे। तो अगर आपकी बॉडी अच्छी है तो आपका माइंड भी अच्छा होगा, मतलब आप बहुत अच्छी स्किल्स को सीख पाओगे। ओके, तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप, इट मेक्स अ मैन मोर एफिशिएंट एंड देयरफॉर मोर प्रोडक्टिव। तो अगर आपकी बॉडी हेल्दी होती है तो आपको वो ज्यादा एफिशिएंट बनाती है और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाती है, मतलब आप ज्यादा बेटर तरीके से आप काम कर पाओगे। तो इसलिए आपको खर्चा करना चाहिए ऑन हेल्थ। और हेल्थ का खर्चा 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होता है प्रिवेंटिव मेडिसिन। प्रिवेंटिव का मतलब होता है बीमारी होने से पहले जब आप उसकी वैक्सीन लेते हो तो उसे कहते हैं प्रिवेंटिव। कि आपको भी हुआ नहीं था, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोरोना की वैक्सीन, आपको कोरोना हुआ नहीं था लेकिन होने से पहले ही आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो फ्रॉम द डिसीज, तो उसे कहते हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन। फिर आता है क्यूरेटिव, मतलब तबियत खराब होने के बाद, बीमारी होने के बाद उसके इलाज पे किया गया खर्चा क्यूरेटिव मेडिसिन होता है। फिर आता है सोशल मेडिसिन। सोशल मेडिसिन का मतलब होता है अवेयरनेस स्प्रेड करना। लाइक आपने देखा होगा कि कई बार एडवर्टीजमेंट आती है अमिताभ बच्चन की, पोलियो की ना, दो बूंद जिंदगी, इसके अलावा टीबी की। तो ये सब क्या है, आपको अवेयरनेस फैलाई जा रही है कि कब आप कैसे आपको बीमारी से बच सकते हो। फिर आता है प्रोविजन फॉर हाइजीन एंड सैनिटेशन। मोस्टली हमारी कंट्री में जो भी बीमारियां होती हैं इसका कहीं ना कहीं रीजन हाइजीन और सैनिटेशन ही होता है। तो प्रॉपर अनहाइजीनिक एंड जो साफ सफाई नहीं होती है उसकी वजह से बीमारी होती है। तो हमें अब क्या करना चाहिए, हाइजीन एंड सैनिटेशन प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। तो अच्छा दिमाग रहेगा, अच्छी बॉडी रहेगी तो उस पर दिमाग भी अच्छा रहेगा, आप एफिशिएंटली काम कर पाओगे। तो 4 तरह से आप खर्चे कर सकते हो आपके हेल्थ पर। पहला प्रिवेंटिव, बीमारी होने से पहले ही। क्यूरेटिव, जब बीमारी हो जाए तो उसे ठीक करने के लिए। देन आपकी सोशल मेडिसिन, लोगों को अवेयर करो कि कैसे तरीके से वो बीमारियों को रोक सकते हैं। देन सैनिटेशन एंड हाइजीन मेंटेन करके रखो। फिर आता है दूसरा एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। ना इंफॉर्मेशन पर खर्चा करना है, कैसा खर्चा? तो पहले आपको पता लगाना है, इंफॉर्मेशन लेनी है अबाउट द जॉब मार्केट। इन इजी वर्ड्स में अगर आप आपको बोले तो पहले आपको पता लगाना है कि कौन से जॉब की मार्केट में डिमांड है। ठीक है, देन इस जॉब के लिए आपको कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है और ये स्किल्स आपको कौन कौन से इंस्टीट्यूट है जो सिखा सकते हैं। तो इन सारी इंफॉर्मेशन पे आपको खर्चा करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे अगर आप 12th कवर कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद आपको क्या जानना है कि आपको आगे करियर में क्या करना है। तो उसके लिए पहले आप देखोगे कि कौन सी जॉब है जो मार्केट में हाई डिमांड पर है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने पता लगाया कि सीए जो है वो हाई डिमांड पर है। तो फिर दूसरा आएगा कि इसके लिए कौन कौन से स्किल्स सीखना जरूरी है। सीए का एग्जाम निकालने के लिए आपको क्या क्या आना जरूरी है, तो लॉ आना जरूरी है या फिर अकाउंट्स आना जरूरी है, काफी सारी चीजें। तो फिर आप पता लगाओ कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो आपको ये स्किल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगेन वन एग्जाम्पल, अगर आपने देखा कि ऐप डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट, ये सारे जो कोर्सेज है वो बहुत डिमांड में है, तो ये क्या थी, दैट इज अ जॉब इन डिमांड, इसकी इन्फॉर्मेशन निकाली। फिर आप पता लगाओगे कि इसके लिए आपको कौन कौन सी स्किल सीखनी पड़ेगी। तो कोडिंग में आपको HTML आना चाहिए, CSS आना चाहिए या फिर जावा आना चाहिए, ये सारी चीजें आपको चाहिए। फिर आप पता लगाओ कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको ये स्किल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इन 3 इन्फॉर्मेशन पे खर्चा करना भी आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करने में हेल्प करेगा। जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा कि आपको कौन सी स्किल्स सीखनी है तो आप स्किल्स गेन कर ही नहीं पाओगे। तो कौन सी स्किल्स चाहिए इसकी इन्फॉर्मेशन होना भी बहुत जरूरी है। फिर आता है तीसरा एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। एजुकेशन सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड है आपकी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, मतलब स्किल्स एंड एक्सपर्टीज को बढ़ाने की। पर हालांकि हमारी कंट्री में जो एजुकेशन है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है,
लेकिन इसके बावजूद जो हमारे यहाँ की फैमिलीज है वो लोन लेकर भी अपने बच्चों की एजुकेशन कंप्लीट करवाती है। क्यों करवाती है? बिकॉज दे नो रिटर्न ऑन सच एक्सपेंडिचर आर सब्सटेंशियली लार्ज। जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उससे कई ज्यादा गुना आपको पैसे वापस मिलेंगे अगर आपने एजुकेशन दी है बच्चों को। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उस पर आपको रिटर्न कई गुना ज्यादा मिलता है देन द इन्वेस्टमेंट। तो आज आपकी पढ़ाई पर बहुत सारा खर्चा किया जा रहा है बिकॉज योर पेरेंट्स नो कि जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे, जब आपका करियर सेटअप हो जाएगा, तो इतना पैसा तो आप आराम से एक महीने में कमा लोगे। तो जितना भी आप खर्चा कर रहे हो वो आसानी से आपकी 1-2 महीने की इनकम हो जाएगी अगर आप बहुत सक्सेसफुल हो जाते हो तो उस पर जो रिटर्न होते हैं वो बहुत ज्यादा मिलते हैं। फिर आता है स्टडी प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट्स। बच्चों के लिए जो स्टडी प्रोग्राम्स होते हैं उसे स्कूल्स एंड कॉलेजेस में कवर किया जा सकता है, लेकिन वो लोग जो कि 24 साल से ज्यादा उम्र के हैं उनको अब स्कूल या कॉलेजेस में एडमिशन लेने में प्रॉब्लम जाएगी, या अगर उन्हें एडमिशन मिल भी जाए तो उन्हें बहुत अच्छा फील नहीं होगा सबके साथ पढ़ने के लिए। तो एक एज के बाद अगर कोई पर्सन इलिटरेट है या अनएजुकेटेड है तो उनकी एजुकेशन कंप्लीट करवाने का काम करते हैं या तो एनजीओज या तो सरकार, गवर्नमेंट या फिर एनजीओज। तो काफी सारी वो प्रोग्राम चलाते हैं ताकि एडल्ट पीपल के बीच में भी स्टडी को प्रमोट किया जा सके। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर एडल्ट पीपल भी आपकी एजुकेटेड हो जाएंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वो आपकी इकोनॉमी को ज्यादा बेटर कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगी। फिर अब बात करते हैं, टी से हो जाता है ट्रेनिंग। नाउ ट्रेनिंग क्या करता है? इट शार्पन्स द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्किल्स ऑफ वर्कर्स। शार्पन का करने का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और उस कंपनी ने आपको सिलेक्ट किया है, दैट मीन्स ऑलरेडी आपके अंदर कुछ स्किल्स एंड एक्सपर्टीज थी। फ्री में कोई भी कंपनी आपको हायर नहीं करती है। तो अगर आपको उसने सिलेक्ट किया है एज ए एम्प्लॉय तो आपके अंदर कुछ ना कुछ स्किल्स ऑलरेडी होंगी ही। बस वो क्या ट्राई करते हैं कि ट्रेनिंग देकर आपकी उस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्किल्स को और ज्यादा शार्पन और ज्यादा मजबूत या फिर स्ट्रॉन्ग या फिर और ज्यादा इनहेंस किया जा सके। ओके, तो ये आपकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है और इसके लिए मेनली दो तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, पहला ऑन द जॉब एंड दूसरा ऑफ द जॉब। अगर आपको काम सिखाते सिखाते ही, आप काम करते करते ही अगर आपको काम सिखाया जा रहा है तो इसे कहते हैं ऑन ऑन द जॉब। तो व्हेन ट्रेनिंग इज गिवन व्हाइल परफॉर्मिंग द टास्क, इट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो आप काम कर ही रहे हो और बीच बीच में अगर आपको गाइड करते जाए कि ऐसे नहीं वैसे करो ऐसा करो, तो ये क्या हो जाएगा? ऑन द जॉब। और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है? अगर आपको काम से ब्रेक लेकर कहीं दूर ले जाया जा रहा है और वहां पे डमी मॉडल्स में अगर आपको पहले काम करना सिखाया जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? ऑफ द जॉब। तो मेन मशीन पे काम करते करते अगर सिखाया जा रहा है तो ऑन द जॉब। मेन मशीन से दूर कहीं डमी मशीन से पहले काम सिखाया जा रहा है फिर आपको मेन मशीन पे वापस आना है तो ये क्या हो जाएगा? ऑफ द जॉब। फिर आता है नेक्स्ट और लास्ट, माइग्रेशन। नाउ माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करना इज माइग्रेशन। और ये आपकी ह्यूमन कैपिटल को कैसे फॉर्म करता है? बिकॉज इट यूटिलाइज द इनएक्टिव स्किल्स ऑफ पर्सन। इनएक्टिव स्किल का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी गांव में हो और आप बहुत अच्छे अकाउंटेंट बन सकते हो, आपके अकाउंट्स बहुत स्ट्रांग है, बट द प्रॉब्लम इज कि आप जिस गांव में हो वहां पे सीए का कोई इंस्टीट्यूट है ही नहीं जो आपको वो कोर्स करवा सके। तो आपके अंदर स्किल्स तो है पर वो क्या है? इनएक्टिव है, आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। बट द मोमेंट आप कहीं और किसी सिटी में आप जाओगे तो आपकी वो जो इनएक्टिव स्किल्स है वो इनहेंस हो पाएंगी या फिर यूटिलाइज हो पाएंगी। या फिर ऑन द कॉन्ट्ररी मान लीजिए कि अगर आप जिस भी जगह पर हो, आप बहुत अच्छे एक्टर हो, आपके अंदर एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, बट प्रॉब्लम ये है कि आपकी सिटी में थिएटर नहीं है, तो आप उसको प्रोग्रेस नहीं कर सकते, आप इस पे काम नहीं कर सकते। बट अगर आपको मुंबई जाने दे दिया जाए तो आपके अंदर जो इनएक्टिव स्किल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी या फिर यूटिलाइज होने में हेल्प करेंगी। तो माइग्रेशन हेल्प करता है आपकी इनएक्टिव स्किल्स को यूटिलाइज करने में। ओके, माइग्रेशन मेनली दो तरीके का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। अगर कंट्री के अंदर ही आप माइग्रेट कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा? इंटरनल। तो यूपी से बिहार जा रहे हो, बिहार से महाराष्ट्र जा रहे हो तो ये क्या हो जाएगा? इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब होता है कंट्री के बाहर। अगर इंडिया छोड़ के बिल्कुल आप यूएसए जा रहे हो, यूके जा रहे हो, जापान जा रहे हो तो ये क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल माइग्रेशन। अगर आप माइग्रेशन करते हो तो ये फ्री में नहीं होता, इस पे खर्चा इन्वॉल्व होता है और मेनली दो तरह के खर्चे होते हैं। पहला कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब क्या होता है? अगर आप अपनी जगह छोड़ के किसी और सिटी में जा रहे हो तो सिटी में आपको रहने के लिए घर चाहिए, खाने पीने के लिए चीजें चाहिए, तो आप पे कॉस्ट ऑफ लिविंग, जीने के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अपनी जगह से उस जगह तक जाने का खर्चा। और फिर ऐसे तो है नहीं कि आप गए तो वहां पे बिल्कुल खत्म ही हो गया, वापस कभी नहीं आओगे। अगर आपकी फैमिली यहाँ पर है और आप वहां पे जा रहे हो माइग्रेट करके
तो बीच बीच में आपको आना जाना पड़ेगा, तो अगेन ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आएगा। तो वहाँ पे रहने का खर्चा और आने जाने का खर्चा, दो तरह के खर्चे हैं जो आपको बियर करने पड़ते हैं, पर फैमिली इसे भी बियर करती हैं क्योंकि रिटर्न्स अगेन बहुत ज्यादा होंगे। तो अगर आप अपने घर पे ही, अगर आप वहां पे नहीं जा रहे, खर्चा बियर नहीं कर रहे हैं, तो आपकी इनकम भी कम होगी। लेकिन अगर आप मुंबई चले गए, आप अच्छे एक्टर बन गए, तो भले वहां पे खर्चा लग रहा है लेकिन इनकम उससे भी ज्यादा होगी, तो रिटर्न विल बी मच मोर, रिटर्न विल बी मेनी मोर टाइम्स देन द इन्वेस्टमेंट। फिर बढ़ते हैं आगे। Then next topic is need for government intervention in what? In education and health. एजुकेशन या फिर हेल्थ पे सरकार को क्यों खर्चा करना चाहिए? तो इसकी ट्रिक है याद करने की, आई एम ऑलवेज राइट। ओके, आई एम ऑलवेज राइट। आई से हो जाएगा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। एजुकेशन हो या फिर हेल्थ हो, दोनों ही फील्ड में बहुत ज्यादा एजुकेशन और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है, और इतना सारा इन्वेस्टमेंट अकेले प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो सरकार को भी इसको में कंट्रीब्यूट करना होता है ताकि हमारी कंट्री में एजुकेशन लेवल और हेल्थ लेवल बेटर हो सके। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट अमाउंट फॉर स्प्रेडिंग एजुकेशन एज वेल एज हेल्थ। हालांकि जो टॉपिक है वो आपकी बुक में सिर्फ एजुकेशन के लिए दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन बना है हेल्थ के लिए भी। तो सेम आपका आंसर होगा फॉर एजुकेशन एंड फॉर हेल्थ, बस एक वर्ड आप चेंज करते जाएंगे। तो दोनों ही फील्ड में बहुत लार्ज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है। प्राइवेट इंडिविजुअल अकेले इस इन्वेस्टमेंट को बियर नहीं कर पाएंगे, तो गवर्नमेंट को इसमें इंटरवीन करना जरूरी। देन एम से हो जाएगा मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने एजुकेशन एंड हेल्थ में इन्वेस्ट किया तो दे विल एक्सपेक्ट मोर एंड मोर प्रॉफिट्स, और ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए दे विल इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ दी सर्विसेज। तो वो एजुकेशन की और हेल्थ सर्विसेज की फीस या चार्जेस बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या हो जाएगा, ए से अफोर्डेबिलिटी। तो इस कंडीशन में जो रिच पीपल है वो तो सर्विसेज को अफोर्ड कर लेंगे, पर पुअर पीपल उस सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो रिचर का वेलफेयर बढ़ेगा जबकि पुअर पीपल का वेलफेयर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। फिर ऐसे होता है फैसिलिटेट स्टैंडर्डाइजेशन। सरकार का इंटरवेंशन जरूरी है ताकि प्राइवेट सर्विस में स्टैंडर्डाइजेशन आ सके। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सब लोग अलग अलग स्टेट्स में हो, अलग अलग सिटीज में हो, पर आप सब लोग सेम सिलेबस पढ़ रहे हो। आपका स्कूल आपको नहीं बता रहा है कि ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, ये बोर्ड ने डिसाइड किया है और सबके लिए सेम ही रहेगा, जिसकी वजह से क्या आता है, स्टैंडर्डाइजेशन आता है। अगर सरकार इसमें इंटरवीन नहीं करता, तब कोई सीबीएसई बोर्ड नहीं है जो पेपर बनाने वाली है। आपके स्कूल्स में डिपेंड करता है कि आपके स्कूल में जो पेपर वो बनाएंगे, जैसा वो पढ़ाना चाहते हैं वो पढ़ा सकते हैं। तो वो क्या करते, स्टार्टिंग के 6-7 महीने तो कुछ नहीं पढ़ाया, बस आए गए, और उसके बाद आखिरी के 3-4 महीने में इंपॉर्टेंट टिक लगवा दिया कि ये क्वेश्चन कर लेना, यही आएंगे, पास हो जाओगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि हर एक स्कूल में स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होगा। कहीं पे कुछ सिलेबस चल रहा है, कहीं पे कुछ और चल रहा है, कहीं पे कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ टीचर्स बोलेंगे कि ये सिलेबस छोड़ दो, बस 2 ही चैप्टर्स कर लो, उसी से क्वेश्चन बनेगा, तो पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो क्वालिटी सर्विसेज हैं या जो सर्विस की क्वालिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। ओके, तो सरकार का इंटरवेंशन जरूरी है ताकि हर एक जगह पे, हर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे और हर एक हॉस्पिटल पे स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन हो सके। फिर आता है लास्ट, राइट से हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। 2009 में ही राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया था, जिसके अंतर्गत ये 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए कंपलसरी कर दिया गया है कि उन्हें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी ही। फ्री इन द सेंस कि अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हो प्राइवेट स्कूल्स के एजुकेशन को, तो आप वहां पे जाओ। लेकिन अगर कोई बच्चा गरीब है जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो सरकारी स्कूल में उन्हें फ्री में एजुकेशन दिया जाएगा, पर 6 से 14 साल तक के बच्चों को। ओके, ये हालांकि नया कुछ नहीं था, इसमें डीपीएसपी क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हालांकि इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो ये थोड़ा सा पॉलिटी में चला जाएगा, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा ब्रीफ में कवर करते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या थी, जब हमारी कंट्री आजाद हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ था, तो एक पैराग्राफ इसमें लिखा हुआ था, एक पूरा सेक्शन इसमें ऐड किया गया था, जिसमें लिखा हुआ था डीपीएसपी में कि ये हमारे फ्यूचर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि राइट टू एजुकेशन होना चाहिए। तो जब हम आजाद हुए थे तो हम बहुत गरीब देश थे, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि इतने सारे बच्चों को हम फ्री में एजुकेशन दे पाए। तो फ्रीडम फाइटर्स ने या जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने एक क्लॉज बनाया था कि आपको 10 साल के अंदर अंदर, तो कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू किया गया था, 1950 में, 26 जनवरी 1950 में। तो उन्होंने कहा था कि 10 साल का टाइम है आपके पास, मतलब 1960 तक आपको क्या करना है,
फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आपको प्रोवाइड करनी है एज द फंडामेंटल राइट। पर इसे कब लागू किया गया? 2009 में। अगर आपको इतना डिटेल याद नहीं भी रखना है तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि डीपीएसपी में राइट टू एजुकेशन था और उसमें लिखा हुआ था कि 10 साल के अंदर अंदर मतलब 1960 तक आपको बच्चों को राइट टू फ्री एजुकेशन देना है। लेकिन इसे कब लागू किया गया था? 2009 में। इसके अलावा 2 से 3% का एजुकेशन सेस भी गवर्नमेंट चार्ज करती है ताकि एजुकेशन पे वो खर्चा कर सके। तो आई एम ऑलवेज राइट, आई से इन्वेस्टमेंट, एम से मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑलवेज ए से अफोर्डेबिलिटी, एस से स्टैंडर्डाइजेशन एंड राइट से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। फिर आता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का। तो सबसे पहले हमें बात करना है कि ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ का आपस में कैसा रिश्ता है, दोनों आपस में किस तरीके से रिलेटेड हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अगर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है दैट मीन्स आपकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, तो इकोनॉमिकली आप साउंड हो, फाइनेंशियली अच्छी कंडीशन है अगर आपकी, तो आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन की एजुकेशन एंड हेल्थ पे ज्यादा खर्चा कर पाओगे। ओके, तो आप अगर बहुत रईस इंसान हो, अगर आप बहुत रिच पर्सन हो, आपकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है, तो अपने बच्चों पर आपकी एजुकेशन या उनकी हेल्थ पर बहुत अच्छा खर्चा या इन्वेस्टमेंट आप कर सकोगे। अगर उनकी एजुकेशन और हेल्थ पे खर्चा हुआ तो उससे क्या फॉर्म होगा? उनका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, तो उनके अंदर स्किल्स डेवलप करेंगी। जब स्किल डेवलप करेंगे तो क्या होगा? उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा इन द वैल्यू एडिशन। इसका मतलब कंट्री की इकोनॉमी में उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, मतलब उनको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, और बेटर जॉब मिली तो उनकी भी इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगी, उनकी भी पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगी, तो फिर वो लोग भी रईस बनेंगे। अगर वो लोग रईस है तो वो अपने बच्चों पे खर्चा करेंगे, उनकी एजुकेशन और हेल्थ पे। अब उन्होंने अपने एजुकेशन और हेल्थ पे अगर खर्चा किया तो उनके बच्चों का भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, मतलब स्किल्स डेवलप करेंगी, देन उनका भी पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, मतलब उनको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और फिर उनका भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में लिंक्ड है। ओके, तो इकोनॉमिक ग्रोथ से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है कि जब आप रईस होते हो तो आप एजुकेशन हेल्थ पे खर्चा करते हो, ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो जाता है। ह्यूमन कैपिटल से इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होता है? क्योंकि अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, मतलब आपका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, और पार्टिसिपेशन बढ़ेगा मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगी। ओके, सो इकोनॉमिक ग्रोथ से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ आती है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। हमने इसके सारे वो टॉपिक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे जा चुके हैं वो भी देखे, और सिर्फ टॉपिक्स के नाम देखे जो अभी तक नहीं पूछे गए हैं, और इसमें से कुछ जो पूछे जा सकते हैं वो हम अलग से एक लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये सीरीज इंफॉर्मेटिव लग रही हो, कुछ हेल्पफुल लग रही हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कुछ भी कंप्लेंट्स हो, सजेशंस हो, तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।